दर्द को अब कह दो बाय बाय, नर्स विकी है आपके साथ मेरे यार। मुस्कुराहट फिर से लाएंगे, हर गम को कर देंगे फरार। तो चलो तैयार हो जाओ इस सफर पे मेरे संग, जहां हर दर्द का होगा इलाज और हर सुबह होगी एक नई उमंग। क्वेश्चन 1, a 62-year-old patient with a 15-year history of diabetes mellitus reports a new onset of severe burning and tingling pain in both feet that is worse at night. The patient describes the pain as electric shocks. The nurse notes diminished sensation to light touch and absent ankle reflexes. Which pharmacological intervention would the nurse anticipate as the most appropriate initial therapy for this type of pain? A. Immediate release opioid analgesic such as oxycodone. B. Non-steroidal anti-inflammatory drug NSAID like ibuprofen. C. Tricyclic antidepressant such as amitriptyline. D. Muscle relaxant like cyclobenzaprine. Correct answer C. Explanation. पेशेंट की सिम्टम्स बर्निंग, टिंगलिंग, इलेक्ट्रिक शॉक्स, वर्स एट नाइट, डिमिनिस्ड सेंसेशन क्लासिक साइंस है न्यूरोपैथिक पेन के, स्पेसिफिकली डायबिटिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथिक पेन अराइजेस फ्रॉम डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। इस टाइप के पेन के लिए कन्वेंशनल एनाल्जेसिक्स जैसे ओपियोइड्स और एनएसएआईडीज उतने इफेक्टिव नहीं होते। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स टीसीएज, अमिट्रिप्टिलिन और एंटी कन्वल्सेंट्स गैबापेंटिन, प्रीगैबालिन न्यूरोपैथिक पेन के मैनेजमेंट में फर्स्ट लाइन एजेंट्स होते हैं, क्योंकि ये पेन पाथवेज पर डायरेक्टली एक्ट करते हैं। ऑप्शन ए, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स न्यूरोपैथिक पेन के लिए जनरली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं होते और लॉन्ग टर्म यूज में टॉलरेंस, डिपेंडेंस और साइड इफेक्ट्स का रिस्क ज्यादा होता है। ऑप्शन बी, एनएसएआईडीज प्राइमरीली नोसिसेप्टिव इन्फ्लेमेटरी पेन के लिए इफेक्टिव होते हैं, न्यूरोपैथिक पेन के लिए लिमिटेड इफिकेसी होती है। ऑप्शन डी, मसल रिलैक्सेंट्स मस्कुलोस्केलेटल पेन और स्पैजम्स के लिए यूज होते हैं, बर्निंग टिंगलिंग न्यूरोपैथिक पेन के लिए नहीं। क्वेश्चन 2, a 78-year-old patient who is opioid naive undergoes an open colectomy and reports a pain level of 8/10 post-operatively. The surgeon orders morphine sulfate 2 mg IV push every 2 to 4 hours PRN for severe pain. The patient has mild dementia and is currently drowsy but arousable. Which nursing action is most critical before administering the first dose of morphine? A. Administering an antiemetic proactively to prevent nausea. B. Assessing the patient's respiratory rate and depth. C. Educating the patient's family about potential opioid side effects. D. Requesting an order for a lower dose of morphine due to the patient's age. Correct answer B. Explanation. एक ओपियोइड नाइव एल्डरली पेशेंट में मॉर्फिन का एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली आईवी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का सिग्निफिकेंट रिस्क कैरी करता है। माइल्ड डिमेंशिया भी पेशेंट की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है टू रिपोर्ट साइड इफेक्ट्स क्लियरली। इसलिए assessing the patient's respiratory weight and depth is the most critical action. Opioids CNS depressants होते और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ओपियोइड ओवरडोज का सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट है। नर्स को रेस्पिरेटरी रेट टिपिकली 10 से 12 ब्रेथ्स पर मिनट फॉर सेफ ओपियोइड यूज, डेप्थ और सिडेशन लेवल एसेस करना चाहिए। ऑप्शन ए, एडमिनिस्टरिंग एंटीएमेटिक इंपॉर्टेंट है
पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जितना क्रिटिकल नहीं। नोजिया कॉमन है पर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। ऑप्शन सी, एजुकेटिंग फैमिली भी इंपॉर्टेंट है फॉर ओवरऑल केयर, पर इमीडिएट पेशेंट सेफ्टी एक्शन नहीं है। ऑप्शन डी, रिक्वायर्ड टेस्टिंग लोअर डोज एक वैलिड कंसिडरेशन है गिवन द एज एंड ओपियोइड नाइव स्टेटस, पर ऑर्डर ऑलरेडी है। नर्स का इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू असेस पेशेंट्स फिजियोलॉजिकल स्टेटस बिफोर एडमिनिस्टरिंग द प्रिस्क्राइब्ड डोज। अगर असेसमेंट के बाद कंसर्न होता है तब डोज मॉडिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन की जा सकती है। क्वेश्चन 3, अ पेशेंट विद क्रोनिक लो बैक पेन previously managed with high dose opioids is admitted for pain exacerbation. The patient requests an immediate increase in opioid dosage, stating the current dose is no longer touching the pain. The nurse observes that the patient is alert, oriented, and exhibits no signs of acute distress other than verbalizing pain. Which nursing judgment best reflects an understanding of this patient's presentation? A, the patient is likely developing an opioid use disorder and requires addiction counseling. B, the patient is exhibiting signs of opioid tolerance and requires a higher dose or a change in analgesic regimen. C, the patient's pain is likely psychological and non-pharmacological interventions should be prioritized. D, the patient's verbal report of pain is exaggerated and a placebo effect might be beneficial. Correct answer B, explanation. जब एक पेशेंट जो लॉन्ग टर्म ओपियोइड्स ले रहा है और उसकी पेन रिलीफ कम हो जाती है डिस्पाइट स्टेबल और इंक्रीजिंग डोजेज, तो ये क्लासिक साइन है ओपियोइड टॉलरेंस का। ओपियोइड टॉलरेंस मतलब बॉडी को सेम एनाल्जेसिक इफेक्ट अचीव करने के लिए हायर डोजेस की जरूरत होती है। इस सिचुएशन में पेशेंट को पेन रिलीफ के लिए हायर डोज या एक मल्टी मॉडल एनाल्जेसिक रिजिमेंट जिसमें नॉन ओपियोइड्स या एडजुवेंट्स भी हों की जरूरत पड़ सकती है। ऑप्शन ए, ओपियोइड यूज डिसऑर्डर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट टॉलरेंस इज ए फिजियोलॉजिकल फिनोमेना डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडिक्शन दो दे कैन कोएग्जिस्ट। पेन रिलीफ के लिए हायर डोज की रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली एडिक्शन नहीं होती। इट कुड बी लेजिटिमेट टॉलरेंस। ऑप्शन सी, पेन इज साइकोलॉजिकल एक डिसमिसिव अप्रोच है और पेशेंट के पेन को इनवैलिडेट करता है। क्रॉनिक पेन का साइकोलॉजिकल कंपोनेंट हो सकता है, पर पेशेंट के एक्सपीरियंस को डाउनप्ले नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी, पेन इज एग्जैजरेटेड प्लेसिबो बेनिफिशियल, अनएथिकल और नॉन थेरापोटिक है। पेशेंट्स शुड बी बिलीव्ड about their pain. Question 4. An 85-year-old resident in a long-term care facility with a history of Alzheimer's disease and chronic osteoarthritis becomes agitated and restless, especially during repositioning. The nurse notes no obvious signs of infection or skin breakdown. What is the most appropriate initial nursing intervention to address the patient's behavior? A, administering an as needed PRN antipsychotic medication. B, increasing the frequency of social interaction and diversional activities. C, assessing for non-verbal cues of pain using a validated pain scale. D, documenting the behavior as delirium and initiating fall precautions. Correct answer C. Explanation.
कॉग्निटिवली इंपेयर्ड और नॉन वर्बल एल्डरली पेशेंट्स में एजिटेशन एंड रेस्टलेसनेस फ्रीक्वेंटली अनमैनेज्ड पेन का इंडिकेटर हो सकते हैं। एल्जाइमर्स डिजीज के पेशेंट अपनी पेन को वर्बलाइज नहीं कर पाते, इसलिए assessing for non-verbal cues of pain using a validated pain scale जैसे PAIN-AD, पेन असेसमेंट इन एडवांस डिमेंशिया या एबी पेन स्केल सबसे एप्रोप्रिएट इनिशियल इंटरवेंशन है। रीपोजिशनिंग के दौरान एजिटेशन और भी स्ट्रांगली पेन को सजेस्ट करता है, स्पेशली विद क्रॉनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑप्शन ए, एडमिनिस्टरिंग एंटीसाइकोटिक केमिकल रिस्ट्रेंट हो सकता है और अंडरलाइंग कॉज पेन को मास्क कर देगा। ये तभी यूज करना चाहिए जब पेन रूल्ड आउट हो। ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग सोशल इंटरेक्शन जनरली हेल्पफुल है पर इमीडिएट अंडरलाइंग नेक कॉज को एड्रेस नहीं करेगा। ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंटिंग एज डिलीरियम प्रीमेच्योर है। वाई डिलीरियम पॉसिबल है, पेन को फर्स्ट रूल आउट करना चाहिए क्योंकि ये ट्रीटेबल है और एजिटेशन का कॉमन कॉज है। क्वेश्चन 5, अ पेशेंट अंडरगोइंग कीमोथेरेपी रिपोर्ट्स सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग alongside a dull constant abdominal pain. The pain is rated 6 out of 10. The patient is already on a scheduled antiemetic and an opioid analgesic. Which non-pharmacological intervention would be most beneficial as an adjunct to current pain management? A, progressive muscle relaxation and guided imagery. B, cold packs applied to the abdomen. C, high intensity transcutaneous electrical nerve stimulation TENS. B, vigorous deep tissue massage. Correct answer A, explanation. कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन एक कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एंड गाइडेड इमेजरी जैसे माइंड बॉडी टेक्निक्स पेन परसेप्शन को ऑल्टर कर सकते हैं और नोजिया और एंजाइटी को इफेक्टिवली रिड्यूस करते हैं। ये पेशेंट को कोपिंग मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करते हैं और होलिस्टिक पेन मैनेजमेंट में हेल्पफुल हैं, स्पेशली जब पेशेंट ऑलरेडी फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस पर हो। ऑप्शन बी, कोल्ड पैक्स टू एब्डोमेन। एब्डोमिनल क्रैम्पिंग या स्पैज्म के लिए इफेक्टिव हो सकते हैं पर डल कांस्टेंट पेन और नोजिया वॉमिटिंग के लिए लिमिटेड बेनिफिट होगा और कुछ पेशेंट्स में डिस्कंफर्ट भी कॉज कर सकते हैं। ऑप्शन सी, हाई इंटेंसिटी टेंस प्राइमरीली न्यूरोपैथिक या लोकलाइज्ड मस्कुलोस्केलेटल पेन के लिए यूज होता है और एब्डोमिनल पेन नो के लिए इसकी एफिकेसी लिमिटेड या कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकती है। ऑप्शन डी, विगोरस डीप टिश्यू मसाज एब्डोमिनल पेन और नोजिया के केसेस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है या डिस्कंफर्ट इंक्रीज कर सकता है। लाइट टच या जेंटल मसाज ऑफ एक्सट्रीमिटीज might be helpful, but vigorous deep tissue massage is not appropriate here. Question 6. A post-operative patient is using a patient-controlled analgesia (PCA) pump for pain management. The nurse observes the patient pressing the PCA button every 5 minutes, but the pump records delivery only every 10 minutes. The patient's pain rating remains 7 out of 10 and they are becoming increasingly frustrated. What is the most appropriate initial nursing action? A, increase the lockout interval of the PCA pump to prevent overdose. B, re-evaluate the patient's understanding of how to use the PCA pump. C,
Administer a PRN breakthrough dose of an opioid by an alternate route. D. Notify the physician to request an increase in the PCA basal rate. Correct answer B. Analytical. Explanation: PCA पंप पर पेशेंट के फ्रस्ट्रेशन और फ्रीक्वेंट बटन प्रेसिंग विदाउट करस्पॉन्डिंग डोज डिलीवरी वाइल पेन रिमेन्स हाई सजेस्ट्स कि पेशेंट को PCA पंप के वर्किंग मैकेनिज्म की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। PCA में एक लॉकआउट इंटरवल होता है जिसके दौरान पंप एक्स्ट्रा डोज नहीं देता, चाहे बटन कितनी बार भी प्रेस किया जाए। नर्स को पेशेंट एजुकेशन रीएनफोर्स करना चाहिए अबाउट द लॉकआउट इंटरवल एंड हाउ टू इफेक्टिवली यूज द डिवाइस टू मैनेज देयर पेन। ऑप्शन ए, इंक्रीज लॉकआउट इंटरवल पेशेंट के पेन को और भी अनमैनेज्ड कर देगा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएगा। ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर ब्रेक थ्रू डोज इज इंपॉर्टेंट अगर पेन सीवियर है, पर पहले पेशेंट के अंडरस्टैंडिंग को वेरीफाई करना जरूरी है। मे बी patient is already getting enough gug but ineffective due to poor technique or incorrect expectation. Option D, request basal rate increase might be necessary if the patient is using the PCA correctly and still in severe pain, but not before confirming proper usage and understanding. Question 7. A patient with a history of chronic pancreatitis has been receiving a stable dose of hydromorphone 4 mg IV every 4 hours for acute pain exacerbation for 3 days. The patient now reports pain as 9/10 and demands 8 mg of hydromorphone, stating, "My body is used to it now." The nurse notes the patient is alert, oriented, and vital signs are stable. Which phenomenon is the patient most likely experiencing? A. Opioid addiction. B. Physical dependence. C. Pseudo addiction. D. Tolerance. Correct answer B. Explanation. जब एक पेशेंट को लॉन्ग टर्म या रिपीटेड एक्सपोजर टू ओपियाइड्स के बाद हायर डोजेस की जरूरत पड़ती है टू अचीव द सेम एनाल्जेसिक इफेक्ट, तो ये टॉलरेंस कहलाता है। क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस जैसे कंडीशंस में पेशेंट को ऑलरेडी क्रॉनिक पेन होती है और एक्यूट एक्सेसरबेशंस के लिए उनकी ओपियाइड रिक्वायरमेंट्स हाई हो सकती हैं। पेशेंट का स्टेटमेंट "माई बॉडी इज यूज्ड टू इट नाउ" डायरेक्टली टॉलरेंस को पॉइंट करता है। ऑप्शन ए, ओपियोइड एडिक्शन इन्वॉल्व्स कंपल्सिव ड्रग सीकिंग बिहेवियर, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर ड्रग यूज एंड कंटिन्यूड यूज डिस्पाइट हार्म which are not explicitly evident from this scenario. Tolerance is a physiological phenomena. Addiction is a psychological and behavioral disorder. Option B, physical dependence means experiencing withdrawal symptoms if the drug is stopped abruptly. While likely present after 3 days of stable opioid use, it doesn't explain the need for a higher dose to manage gay pain. Option C, pseudo addiction occurs when undertreated pain leads to drug seeking behaviors that mimic addiction, but these behaviors resolve once adequate pain relief is provided. Patient is stating current dose is ineffective, not necessarily exhibiting manipulative behaviors, making tolerance a stronger immediate explanation. Question 8. A patient diagnosed with trigeminal neuralgia describes excruciating, sharp shooting pain in the face. Despite being prescribed
Carbamazepine, the patient reports breakthrough pain. Which adjuvant analgesic would the nurse anticipate being added to the patient's regimen? A. Gabapentin, B. Duloxetine, C. Baclofen, D. Ketamine. Correct answer A. Explanation. Trigeminal न्यूरालजिया एक सीवियर न्यूरोपैथिक पेन कंडीशन है जिसमें एक्सक्रूसिएटिंग, शार्प, शूटिंग फेशियल पेन होती है. कार्बामेजेपिन इज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया. जब ब्रेक थ्रू पेन होती है या कार्बामेजेपिन अलोन इफेक्टिव नहीं होता, गैबापेंटिन एन एंटी कन्वल्सेंट एक कॉमन एडजुवेंट एनाल्जेसिक है जो न्यूरोपैथिक पेन के लिए यूज होता है. गैबापेंटिन पेन सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करता है और कार्बामेजेपिन के साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दे सकता है. ऑप्शन बी, दुलोक्सेटिन एक एसएनआरआई है जो न्यूरोपैथिक पेन जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए यूज होता है, पर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में फर्स्ट लाइन एडजुवेंट नहीं है. ऑप्शन सी, बैक्लोफेन एक मसल रिलैक्सेंट है जो कभी कभी ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में ऐड किया जा सकता है अगर मसल स्पाज्म कंपोनेंट हो, पर गाबापेंटिन ज्यादा कॉमन एडजुवेंट है. ऑप्शन डी, केटामिन एक एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो रिफ्रैक्टरी न्यूरोपैथिक पेन या कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम के लिए यूज होता है, पर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के ब्रेक थ्रू पेन के लिए इनिशियल एडजुवेंट नहीं है, स्पेशली इन ए नॉन हॉस्पिटल सेटिंग. क्वेश्चन 9. A home health nurse visits a 45-year-old patient with chronic intractable non-cancer pain resulting from multiple failed back surgeries. The patient states, "I am running out of my opioid pain medication early again and the pain is unbearable. I need refills now." The nurse notes the patient is visibly distressed but otherwise stable. What is the most ethically appropriate nursing response in this situation? A. Explain that early refills are not permitted due to state regulations and advise rationing remaining pills. B. Contact the prescribing physician immediately to report potential drug-seeking behavior. C. Assess the patient's current pain, review their pain management plan, and collaboratively discuss strategies for better pain control. D. Inform the patient that they will be reported to pain management services for non-compliance. Correct answer C. Explanation. Chronic intractable pain वाले पेशेंट्स में अर्ली मेडिकेशन डिप्लीशन और रिफिल रिक्वेस्ट ऑफन अनमैनेज्ड पेन का साइन होते हैं. इस सिचुएशन में सबसे एथिकली एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स पेशेंट सेंटर्ड केयर है. नर्स को पेशेंट के करंट पेन को फुल्ली एसेस करना चाहिए, पेशेंट के पेन मैनेजमेंट प्लान को रिव्यू करना चाहिए और पेशेंट के साथ कोलैबोरेटिवली डिस्कस करना चाहिए कि पेन कंट्रोल को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है. इसमें मेडिकेशन एडजस्टमेंट्स, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स या स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन शामिल हो सकता है. दिस अप्रोच बैलेंसेस पेन रिलीफ विथ रिस्पॉन्सिबल मेडिकेशन मैनेजमेंट. ऑप्शन ए. एक्सप्लेन स्टेट रेगुलेशंस रैशनिंग. पेशेंट के इमीडिएट पेन को एड्रेस नहीं करेगा और अनएथिकल है टू आस्क पेशेंट टू रैशन मेडिकेशन विदाउट अ प्रॉपर मेडिकल रिव्यू. नारी. ऑप्शन बी. रिपोर्ट पोटेंशियल ड्रग सीकिंग बिहेवियर प्रीमेच्योर और एक्यूजेटरी है. पेशेंट की डिस्ट्रेस लेजिटिमेट पेन की वजह से हो सकती है, स्यूडो एडिक्शन, और उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, ना कि जजमेंट. क्रिटिकल. ऑप्शन डी. रिपोर्ट टू पेन मैनेजमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस
प्यूनिटिव है और पेशेंट नर्स ट्रस्ट को डैमेज करेगा। कंप्लायंस इश्यूज के अंडरलाइंग रीजंस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। क्वेश्चन 10, अ पेशेंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ सीवियर crushing chest pain radiating to the left arm, rated 10 out of 10. The patient is diaphoretic, hypotensive, BP 80/50 mmHg measure and tachycardic, HR 120 BPM. After initiating oxygen and obtaining IV access, what is the most critical pharmacological intervention the nurse should anticipate and prepare to administer immediately for pain relief? A. Sublingual nitroglycerin. B. Intravenous morphine sulfate. C. Oral aspirin chewable. D. Intravenous fentanyl. Correct answer B. Explanation: severe crushing chest pain radiating to the left arm, diaphoretic, hypotensive और tachycardic symptoms acute myocardial infarction AMI को strongly suggest करते हैं। इस इमरजेंसी सिचुएशन में ऑक्सीजन और आईवी एक्सेस के बाद इंट्रावीनस मॉर्फिन सल्फेट पेन रिलीफ के लिए मोस्ट क्रिटिकल इंटरवेंशन है। Morphine not only reduces pain but also decreases myocardial oxygen demand by causing venodilation, which reduces preload and has an anxiolytic effect. Option A, sublingual nitroglycerin is also used for chest pain and can cause vasodilation, पर severe hypotension 80/50 मिलीमेक्यूर्ज की प्रेजेंस में फर्दर वेजोडाइलेशन डेंजरस हो सकती है और बीपी को फर्दर ड्रॉप कर सकती है। ऑप्शन सी, ओरल एस्प्रिन च्यूएबल इज क्रूशियल फॉर एंटी प्लेटलेट इफेक्ट इन एएमआई, पर इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए प्राइमरी एजेंट नहीं है। ऑप्शन डी, इंट्रावीनस फेंटेनिल एक पोटेंट ओपियोइड है जो रैपिड ऑनसेट प्रोवाइड करता है, पर एएमआई में मॉर्फिन हिस्टोरिकल और क्लिनिकली मोर एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट लाइन चॉइस है फॉर पेन एंड एसोसिएटेड हीमोडायनेमिक बेनिफिट्स अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर मॉर्फिन एग्जिस्ट। तो दोस्तों, दर्द को करो टाटा बाय बाय, अब और नहीं रोना, नहीं हाय हाय। उम्मीद है आज का सेशन आपको आया पसंद। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक मुस्कुराते रहो माय फ्रेंड। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं ही गायब हो जाऊंगा। जस्ट किडिंग, आई विल ऑलवेज बी हियर फॉर यू।